नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिसमें आज मुद्दा चुनावी तैयारी, कौन किस पर भारी। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार चुनावी घमासान मचने जा रहा है। फिर से खंडवा लोकसभा सहित 3 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों पूरी ताकत लगाने जा रही हैं। खासकर दमोह उपचुनाव हारने के बाद ये उपचुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। सत्तारूढ़ दल होने के साथ ही पूरी ताकत झोंकने के बाद दमोह उपचुनाव हारने का सदमा बीजेपी नहीं भूली है और यही वजह है कि बीजेपी अब 3 सीटों पर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दमोह उपचुनाव में हार का बदला बीजेपी खंडवा लोकसभा, रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर उपचुनाव को जीत कर लेना चाहती है। इनमें जोबट और पृथ्वीपुर कांग्रेस के पास थी, वहीं कांग्रेस भी चुनावी तैयारी में कहीं से पीछे नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर बैठक लेकर चुनावी तैयारी तेज करने के निर्देश दे चुके हैं। दमोह उपचुनाव की जीत से उत्साहित कांग्रेस उपचुनाव में बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं देना चाहती और वो सभी से इसमें जुट गई है। अभी से ही इस पर पुरजोर कोशिश की जा रही है। क्या है दोनों दलों की रणनीति, किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेंगी दोनों पार्टियां, इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आपको बता दें कि चुनावी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि कौन किस पर भारी होगा। उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, कमर एकदम कस ली है। उपचुनाव वाली सीटों के बूथ माइक्रो मैपिंग कर रही है बीजेपी। 2018 में हारे हुए बूथों पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है। उपचुनाव में बीजेपी उतारेगी मंत्रियों की फौज, चुनावी तैयारी है। देखने वाली बात होगी अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वोटर्स पर बीजेपी का फोकस है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी दोनों दलों की क्या रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियां उपचुनाव मैदान में उतरेंगी, क्या है इसके दावे। इसी कार्यक्रम में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो जानेंगे अपने खास मेहमान से। हमारे साथ गुलरेज शेख जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वहीं योगेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। गुलरेज जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्या मुद्दे होंगे, क्या रणनीति होगी, किस तरह से जाइएगा लोगों के बीच में, जनता के बीच में? देखिए, मुद्दे हमारे हमेशा साफ रहते हैं कि डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, और लोगों को मेन स्ट्रीम में लेकर आना। विशेषकर जो अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, उसमें उन्होंने देखा है कि हमारे जो पिछले 3 कार्यकाल थे, उसके पहले उनका क्षेत्र कैसा था, विकास के पैमाने क्या थे। विकास के पैमाने नकारात्मक थे ही नहीं। उनके पास कनेक्टिविटी रोड की नहीं थी, बिजली उनके गाँव में हुआ नहीं करती थी, स्वास्थ्य सेवाएं उनके पास थी नहीं, बच्चों के पास शालाएं नहीं थी, कुछ कमाई के अवसर नहीं हुआ करते थे। लोग उनकी जमीनों को जो थे वो कब्जा कर लेते थे, साहूकार उनको लूटते थे। तो बहुत सारी समस्याएं थी। हमारी सरकारों ने उनको बहुत हद तक एक मेन स्ट्रीम में लाया है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि ये तो जो गाथा थी, ये सदियों की गाथा थी। कुछ दशकों में ठीक नहीं हुई, 1.5 दशक में ठीक नहीं हुई, कुछ समय और लगेगा। और हमारे वे भाई बहन जानते हैं कि उनके साथ कौन खड़ा है, तन से कौन खड़ा है, मन से कौन खड़ा है, आत्मा से कौन खड़ा है, सरकार के साथ कौन खड़ा है। तो वही मुद्दे होंगे। और विकास के अथवा हमारा कोई मुद्दा नहीं होता। कोई सा भी वर्ग हो समाज का, उसको मेन स्ट्रीम करने के अलावा हमारा कोई मुद्दा नहीं होता। वो कांग्रेस ने जो किया 15 महीने में उनके साथ, वो जरूर बताया जाएगा। बाकी मुद्दा तो विकास का ही होगा। ठीक है। योगेश जी, आपसे भी एक ओपनिंग कमेंट जल्दी से कि डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, यानी विकास, विकास और विकास, बीजेपी कह रही है ये हमारा मुद्दा होगा, हम इसी के साथ जनता के बीच जाएंगे। आपका क्या कहना है और आपका क्या मुद्दा होगा? देखिए, संदर्भ उपचुनाव का है, तो उपचुनाव में संकेत दे दिए जनता ने कि एक बोगस सरकार के खिलाफ मतदान कैसे करना है। इससे पहले दमोह के उपचुनाव में संकेत मिल चुका है और जो अब उपचुनाव विधानसभा के लोकसभा होने जा रहे हैं, उसमें ये बात है कि ये काल्पनिक गणनाएं बड़े अच्छे तरीके से रचते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनकी काल्पनिक कहानियां सुनकर लोग परेशान हो गए। विकास विकास के शब्द इनके मुंह से हास्यास्पद लगते हैं और सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। विकास और भाजपा का तो मामला है भ्रष्टाचार, भाजपा का तो मामला धर्म आधारित राजनीति करना, भाजपा का तो मामला है कि समाज के अंदर अराजकता कायम करना। इनको कहाँ विकास से लेना देना, और कौन सा विकास कर दिया। 2014 के बाद से जिस तरीके से देश गर्त में गया है, ये जग जाहिर है।
2003 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी ने शासन संभाला था और मध्य प्रदेश को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है, मध्य प्रदेश के हालात खराब है, आर्थिक स्थितियां खराब है, मैग्निफिसेंट जो कांग्रेस की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी उसका इन लोगों ने पतीला लगा दिया और इनके पास कुछ है ही नहीं, बोगसवाड़ा है, कर्ज लेकर घी पी रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं। तो ये सब काल्पनिक चीजें हैं और ये काल्पनिक शब्दों से अब जनता को, यथार्थ के धरातल पर जनता को महसूस हो गया है कि झूठ बोलने वाले लोगों की एक जमात है पूरी की पूरी, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और अब इस बात को सहन नहीं किया जाएगा। उपचुनाव में हमारी तैयारी यही है कि हमें लोगों को याद दिलाना है कि कोरोना के भ्रष्टाचार कैसे हुए, हमें याद दिलाना है कि बाढ़ पीड़ितों के साथ कैसा अत्याचार हुआ, हमें याद दिलाना है कि जो कमलनाथ जी की सरकार ने महत्वाकांक्षा और विकास का एक आयाम तय किया था उस पर इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके, भाजपा ने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त करके एक चलती हुई प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई सरकार का कैसे गला घोटा। हमें ये दिखाना है कि इन्होंने प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया है, न विधानसभा चलाते हैं, न लोकसभा, न राज्यसभा चलाते हैं और सब जनता ये चीजों को देख रही है। और इनको मैं कहूंगा कि ये समानार्थी शब्द है ही नहीं, विकास और भाजपा तो विपरीतार्थी शब्द है, इसका कोई तालमेल ही नहीं बनता। और यदि कोई कहता है तो बड़ा हास्यास्पद नजर आता है कि विकास और बीजेपी मतलब बहुत दूर की कोड़ी। जिस देश के अंदर पेट्रोल डीजल के भाव अनाप शनाप, या खाने का तेल महंगाई अनाप शनाप, जब मध्य प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं, बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहे, प्रशासन नाम की चीज नहीं, वहां ये विकास के मुद्दे की बात करते हैं। अरे बुनियादी बात कर लीजिए आप, जिसके अनाज में जो 5 किलो का आप अनाज दे रहे हैं उसमें भूसा दे रहे हैं, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो किस बात का आप विकास करेंगे? आप वहाँ उत्सव कर रहे हैं, बातें बड़ी भारी बोल वचन है भारतीय जनता पार्टी के, बड़े बड़े बोल वचन, और पता लगा कि वो भूसा दे दिया आपने 5 किलो के नाम पर। तो ये कि विकास और इस तरीके के मुद्दे इन लोगों को बातें नहीं करना चाहिए। जनता सबक सिखाने के लिए है, आतुर है। हम विरोधाभासी बात या योगेश जी, आपने यहाँ पर 2 मुद्दे उठाए। आपने बताया कि दमोह जो उपचुनाव में जो हार हुई है बीजेपी की, तो एक ऐसे में ये सवाल कि क्या कांग्रेस से हारी थी भारतीय जनता पार्टी दमोह उपचुनाव में, या आपने ही जयंत मलैया की बगावत से? दूसरा सवाल ये भी कि जिस तरह से आपने कहा कि राज्यसभा नहीं चलने दी गई, विधानसभा भी नहीं चलने दी गई, लोकसभा में भी यही हंगामा हुआ, तो हंगामे का आरोप भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों पर लगा रही है और मध्य प्रदेश में भी मानसून सत्र को ना चलाने का आरोप आप लोगों पर लगाया गया है। क्या कहिएगा? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी सर। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये सब प्री प्लान था, सुनियोजित था। विधानसभा चलने का पहले तो उन्होंने सत्र को संक्षिप्त किया, जिसमें हमारे 1200 के करीब क्वेश्चंस लगे थे, जिसका ये जवाब देने के लिए सक्षम नहीं थे। तो पहले तो इन्होंने विधानसभा को, सत्र को छोटा कर दिया, प्रारंभ भी किया। उस सत्र के बाद इनके पास उत्तर नहीं थे, क्योंकि ये सरकार जो चल रही है ब्यूरोक्रेट पर आधारित चल रही है, इनका कोई विजन तो है ही नहीं, इनकी कोई वैचारिकता नहीं है, कोई विचारधारा है नहीं, ये निर्भर करते हैं ऑफिसर्स पर। ऑफिसर्स उन बातों का उन जवाब देने में सक्षम नहीं थे। अब सक्षम ना होने के कारण अंततः क्या हुआ कि इन्होंने उस विधानसभा को एक बहाना किया और उसको चलने नहीं दिया। अरे भाई, आप विधानसभा में हमारे प्रश्नों का उत्तर देते, प्रत्युत्तर करते, और बाद में उल्टी सीधी असामाजिक तत्व, गुंडे और जाने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करने लग गए। अरे भाई, आपको यदि इतना है तो चलिए आप हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर विधानसभा के बाहर दे दीजिए, जो हमारे सम्मानित विधायकों ने पूछा है। जिन लोगों के पास कोई आधार नहीं होता है, और जयंत मलैया नहीं, जनता का जो था, जनता का एक दृष्टिकोण था, इनका विरोध करना था। जनता उस समय, जिस समय देश कोरोना पीड़ित हो रहा था और शिवराज सिंह जी कह रहे थे, अपने लोगों को कह रहे थे कि जाइए और सड़क पर उतर आइए, तो लोगों ने इस विरोधाभास को देखा कि एक मुख्यमंत्री जिसको बचाव करना चाहिए कोरोना से, वो आह्वान राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो आह्वान कर रहा है कि भाई आप वोट दीजिए। तो ये जनता इन चीजों को अच्छी तरह समझती है और जनता इन चीजों का जवाब देना अच्छी तरह जानती है और जवाब दिया है। गुलरेज जी, कांग्रेस से ज्यादा बेचैनी है भाजपा में। वो कह रहे हैं कि दमोह की हार के झटके से अभी तक उबर नहीं पाए हैं, इसलिए और जोर लगा रहे हैं। देखिए मैडम, मैं चाहता था कि आप इनको 5 मिनट और देते, क्योंकि जिस प्रकार की इन्होंने बातें की है ना, जितने लोग इनको देख रहे हैं उतने इनके वोट घटते जा रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब मेरे लिए तो एंटरटेनमेंट था ये सुनना कि इनके वोट कट रहे हैं। एनीवेज, जहां तक दमोह की बात कर रहे हैं,
हार और जीत जो होती है दो पहलू होते हैं लोकतंत्र के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक 24 आवर काम करने वाली वेल ऑयल्ड मशीनरी है जिसमें जंग नहीं लगी है। तो हम तो काम करते हैं, जनता के पास जाते हैं, जनता का काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता से आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा अभी कि जब जनता को जो अभी हमने अनाज दिया उसको उन्होंने भूसा कहा। ये घमंड की और गुरूर की निशानी है। आप पैसे वाले लोग हो, आप बड़े लोग हो, मैं जानता हूं कांग्रेस में बड़े बड़े लोग आते हैं, धन्ना सेठों की पार्टी है, लेकिन प्लीज हमारे मध्य प्रदेश के जो गरीब भाई बहन है उनको भूसे से मत करो कि आप भूसा खाते हो। ऐसा बोलना जो है अपमान है गरीबों का। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसा मत करें प्लीज। आपकी राजनीति करना है, आप हमको गाली दें, हमारे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को दे, लेकिन हमारे गरीब भाई बहनों को मत दे। और आपको अभी अंजाम जो है ना आते चुनाव पता चल जाएगा। आपने ये सब बातें जब है ना सुन लीजिए, जब 22-23 सीटों पे उपचुनाव हुआ तब भी की थी। क्या हुआ? जनता ने खूब जूते मारे थे आपको। आपने क्या क्या शब्द बोले थे, किसी को गद्दार बोला था, किसी को क्या कहा था, किसी को बिकाऊ कहा था, ये सब बातें की थी। और जनता की तरफ से जो चपत पड़ी थी ना, तो आप लोग गाल लाल हो गए थे, इस बार भी होंगे। क्या बदलाव आया है गुलरेज जी? आपको क्यों लगता है ऐसा कि आप जब दमोह में हार का सामना करना पड़ रहा था तो अब जीत जाएंगे आप? क्या बदलाव हुए हैं? देखिए, संगठन है और संगठन हर चीज के ऊपर मंथन करता है और मंथन में हम सब भी रहते हैं। अब क्या कारण से ये बोलना कोई आवश्यक नहीं है मुझे। यहाँ पर टीवी प्लेटफॉर्म पे ये घर की बातें होती है और जो हमको जो शैली में परिवर्तन करना था, जो रणनीति में परिवर्तन करना था, वो हमने कर लिया है। परिणाम सामने दिखेगा आपको। ठीक है योगेश जी, वो कह रहे हैं परिणाम दिखेगा और हमारे ही पक्ष में आएगा परिणाम। पहले तो मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं, ये जो शाब्दिक लक्ष्यधारी होती है ना, ये यथार्थ से बहुत दूर होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बताया, प्रिंट मीडिया ने बताया, फोटोग्राफ प्रकाशित हुए हैं। आप भूसे की बात करते हैं, भूसा तो जानवर खाता है। आपने जो अनाज दिया उसमें इतना करप्शन था कि उसको जानवर भी नहीं खा रहा था। और वो हम लोगों ने भूसा और ये जिस तरीके से आप शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे, बड़े लोग छोटे लोग, अरे गुलरेज जी वो 5 किलो अनाज आपके घर पर पहुंचा देता तो आप देख लेते उसकी शक्ल। काला अनाज, टूटा हुआ अनाज, सुला हुआ अनाज, और ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब चैनल पर चला और राष्ट्रीय चैनल पर सुनिए जरा ध्यान से सुनिए। तो ये राष्ट्रीय चैनल पर चला है और आपके मंत्रियों ने स्वीकार किया है कि हाँ इस मामले में करप्शन हुआ है। ऐसा अनाज होता मैं पप्पू को खिलाता नहीं। गुलरेज जी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि तस्वीरें सामने आई हैं और वाकई वो अनाज जनता के खाने लायक नहीं था। आप जो ओके ये उस समय की जो बात कर रहे हैं, वो अनाज खरीदा किसने था? वो तो कमलनाथ गवर्नमेंट ने खरीदा था, तो हो गया था। हमने तो वितरण किया था ना, कमलनाथ ने खरीदा, हमने वितरण किया। अरे ये कहाँ की बात, हम सरकार में जस्ट आए थे तो हमारे पास वितरण किया, ये तो बड़ा प्रूफ बात है। लेकिन सर पहुंचा तो जनता के पास ना सर, अरे पहुंचा तो सर जनता के पास ना। मैडम यही होता है जब इनकॉम्पिटेंट लोग गद्दी पे बैठ जाते हैं ना, तो उसके लॉन्ग टर्म परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सही बात है सर, ये तो आपने एकदम सही बात कहा सर कि भुगतना तो जनता को ही पड़ता है, ये फैक्ट है सर। देश भुगत रहा है। बिल्कुल, मैं इस बात पे तो अग्री करती हूँ, ये आपने एकदम सही कहा कि कोई भी हो लेकिन अंजाम तो जनता को ही भुगतना पड़ता है। जब गलत लोगों को आप चुनोगे तो योगेश जी आपका क्या कहना है? कमलनाथ ने सड़ा हुआ अन्न खरीदा, गरीबों के पास गया, तो वो तो प्रूव हो गया कि किस काले खड्डे में खरीदा था। आप आरटीआई ठीक है, जवाब ले लेते हैं योगेश जी से, बोलिए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि गलत हाथ में स्वीकार देती थी सत्ता, तो ये गलत हाथों में सत्ता देने का ही परिणाम है कि जो आप अनाज के नाम पर भूसा दे रहे हैं। और ये जो आपने स्वीकारोक्ति की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आपको धन्यवाद कि आपने भारतीय जनता पार्टी के पाप को स्वीकार किया, आपने स्वीकार किया भारतीय जनता पार्टी के अपराध को। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार किया। जो भंडारण में था वही दिया जाएगा ना। ये सकारात्मक जो जिस बात की जो प्रणालियां होती है ना, जेलों में होना चाहिए, ये अपने आप सामने आ जाती है। आपकी स्वीकारोक्ति के लिए आपको धन्यवाद कि आपने बता दिया कि असक्षम लोगों को गद्दी दे दें तो इसी तरीके का भ्रष्टाचार होता है। कमलनाथ को, असक्षम व्यक्ति को, तथाकथित मैनेजमेंट गुरु को जो 15 महीने में लेना गया, उसको जब गद्दी पे बिठाया गया, असक्षम व्यक्ति को जो सीएम हाउस से बाहर नहीं निकलता था, ऐसा अनाज खरीदा जिसके बारे में आप क्या क्या बोल रहे हैं मैं तो नहीं बोलूंगा, अन्न को मैं अपमान नहीं करता, लेकिन ऐसा खरीदा खुद वाले खराब खरीदा।
आपको बिना अध्ययन के आप आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं रहता है कि कमलनाथ जी के समय कौन सा अनाज और ये अनाज कब खरीदा अरे गया। सब मुझे पता है नागरिक क्या आपूर्ति था। निगम से जाकर थोड़ा सा अध्ययन करें, उसके बाद मुझे पता है। ये अरे मैं तो मैडम काल्पनिक को आरोप बोलता हूँ आप लोग मैडम, बनाते हैं ना, फाइल तो इससे क्या होता है कि आपके आपकी मानसिक लाइब्रेरी में दिवालियेपन चीजें की रखी होंगी, निकाल लीजिए। उस समय हमने कहा था, ये इससे उस समय भी हमने क्या प्रेस होता है, वार्ता भाजपा करके का कही थी मानसिक कि दिवालियापन नजर कमलनाथ आता द्वारा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन निकाल लो ना। ठीक है गुररेज नहीं जी, मैडम, आपके लेकिन टीवी अब चैनल जन इतना बड़ा आशीर्वाद चैनल है, यात्रा लाइब्रेरी निकल से रही है। निकाल आप लो। मेरी बात सुनिए, देखिए मेरा मैडम, सवाल सांझ को कोई आंच नहीं गुररेज होती, जी, सच गुररेज बोलता जी हूँ, मेरा इसलिए सवाल सुने। मुझ जन पे ताव आशीर्वाद देके यात्रा बोलता आप हूँ निकाल बिल्कुल। रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, क्या लगता है जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा? जनता कनेक्ट कर पाएगी? जिस उद्देश्य से आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे? देखिए मुझे एक बात बताएं आप कि आपने इंदौर के विजुअल्स देखे होंगे, आपने देवास के विजुअल्स देखे होंगे, जिस प्रकार से जनता दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही थी, ये क्या दिखाता है कि जनता का विश्वास हम पर है, जनता का आशीष हम पर है। और मैं उसी के बेसिस पर, देखिए मैं फक्र के साथ नहीं बोलता हूँ किसी बात को, घमंड में बिल्कुल चूर होकर जैसे ये लोग बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद आशीष हमारे साथ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम जीत रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है गुररेज जी, आप मान रहे हैं ना, युवाओं को भी आपको साथ लेना होगा, ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, युवा पार्टी है, हमारे अध्यक्ष कल की तस्वीरें आपने देखी और सर? युवा होते जा रहे हैं। इसके बाद योगेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन आपने कल की तस्वीरें देखी सर, जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, जिनको चयनित जो अभ्यर्थी हैं, जिनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। नहीं, सुन लीजिए, कल मैं आप ही के चैनल पे था शायद या किसी और चैनल पे था, मैंने कहा था ये बात कि जो चयनित शिक्षक गण हैं उनको डेफिनेटली स्कूल खुलते से ही, जैसे ही शालाएं खुलेंगी वो शालाओं में होंगे, ये पार्टी का वादा है। उसमें जो वो प्रदर्शन था, उसमें अगर एक कोई आम व्यक्ति था तो 99 कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, बेरोजगार नेता थे। ठीक है योगेश जी, जवाब दीजिए। बहुत अच्छी बात बोली, बेरोजगार कार्यकर्ता थे, वो बेरोजगारी बेरोजगार नेता थे, इनको जनता ने बेरोजगार कर दिया। हमने कसम खा के रखी है कि किस तरीके से अपमान कर रहे हैं बेरोजगारों का, युवाओं का। अब देखो ये बोलने नहीं देते तो ये बौखला जाते हैं। सुरेश भाई, आपको सुनने की ताकत ही नहीं, आप बौखला जाते हो, आपके साथ सुन ही नहीं पाते हो। जवाब सुन लीजिए योगेश। क्या होता है, ये बेरोजगारों का अपमान है, और इस तरीके का ये जो भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है, और ये आशीर्वाद यात्रा नहीं है, धिक्कार यात्रा। और धिक्कार यात्रा में ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है, मानवी सिर्फ शिवराज सिंह जी की भी यात्रा नहीं है, सिर्फ ज्योतिराज सिंधिया जी की व्यक्तिगत यात्रा है, व्यक्तिगत ताकत है, और वो भी पार्टी को दबाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सामने शक्ति प्रदर्शन के लिए ये यात्रा का आयोजन किया गया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, संघ आधारित ये आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये तो एक अपना शक्ति प्रदर्शन है, जिसको यदि जनता का आशीर्वाद यात्रा कहते हैं तो इसके बजाय पश्चाताप यात्रा कहना चाहिए, धिक्कार यात्रा कहा जाना चाहिए इस यात्रा। गुररेज जी, कल अरे कैसी बात कर रहे हैं मेरे भाई, पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। कल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो है भूपेंद्र यादव जी, वो झुंझुनू सी करके उधर थे, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, सभी जगह हो रही। कैसी बातें कर रहे हैं, ये मतलब आपकी बात में कोई न सर है न पैर है, न उसकी बेसिस है। सर बेसिस वाली बात करें तो जवाब में तू क्या बात दूं? योगेश जी, ये तो पूरे देश में निकाली जा रही है जो यात्रा है, जो कैबिनेट में नए मंत्री शामिल हुए हैं, ये तो अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ तो और नेता क्यों नहीं, कैलाश विजयवर्गीय क्यों नहीं आए? आज कैसी अपमानजनक स्थितियां निर्मित हुई इंदौर में, आकाश विजयवर्गीय को डांट कर फटकार कर ज्योतिराज सिंधिया जी ने भगा दिया, गोविंद मालू जैसे सीनियर आदमी को धक्का मुक्की करके था। ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की यात्रा ही नहीं, ये तो ज्योतिराज जी सिंधिया का व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन है। तो शक्ति प्रदर्शन है, आप दूसरों की बात क्या कर रहे हैं? जो यथार्थ, जो आज शाम की घटनाएं हुई, आज इंदौर में जो घटनाएं हुई है, उसका भी विश्लेषण कर लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी के लोग रुष्ट हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये ज्योतिराज सिंधिया जी का शक्ति प्रदर्शन है, और उसमें भी आपको कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना की गई है। जवाब दीजिए गुररेज जी। देखिए, ये जिस
बल से आए हैं और जिस संस्कृति का पालन कर रहे हैं वहाँ शक्ति प्रदर्शन भी होता है, ये सब चीजें भी होती हैं। ये हमारे यहाँ नहीं होती। ये एक कार्यकर्ता आधारित और कैडर बेस्ड संगठन है। आपने क्या नहीं देखा कि गौरव रणदीवे हर जगह से, गौरव रणदीवे की उम्र कितनी है, मेरी उम्र इतनी है, युवा कार्यकर्ता हमारा इंदौर बना दिया। कैसी बात कर रहे हो सर? आपको गौरव रणदीवे कहाँ नहीं दिखे, आप ये बताइए। आप समझ ही नहीं सकते ना, आपकी नहीं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं, नहीं वो ये बोल रहे हैं कि बाकी सारी चीजों के लिए कोरोना है, लेकिन अगर सत्ता के लिए, अगर सरकार के लिए कोई भी ऐसी रैली निकाली जाती है, कोई भी चुनाव है, तो कोरोना नहीं है। वो ये बात बोल रहे हैं। नहीं, कोरोना गाइडलाइंस का प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। मास्क सबने लगा रखे, खुद उठा के देख लीजिए, बिना मास्क के नहीं हो रहा है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी लगा रखे, खुद गौरव जी ने भी लगा रखे, तुलसी सिलावट जी ने भी लगा रखे, और अन्य कार्यकर्ताओं ने भी लगा रखे। देखिए, ये प्रजातंत्र है, ये इनका राज है। ये देखिए आज माफ हुआ किस तरीके से कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ा गया, कलेक्टर एसपी किस तरीके से विवश रहे हैं। ये है प्रजातंत्र इन लोगों का। अरे आप खुद देख लीजिए ना भाई, सबने टोटल मास्क पहन रखे थे। मास्क पहनने से क्या होता है पब्लिक का? आप गणेश चतुर्थी की यात्रा नहीं निकालने दे रहे हैं, आप मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने दे रहे हैं, और इसमें यहाँ हजारों पूरे SOP का पालन किया, पूरे SOP का पालन हुआ है। अरे वाह, बहुत पालन हुआ है। आप आ जाते दिखा देते हैं, पालन किया गया है। अरे वाह वाह, मत मानिए ना आप, काल्पनिक बातें और झूठों का कोई आधार ही नहीं जब नहीं सुनना तो मत मानिए। कल का अखबार पढ़ लीजिएगा, कल के अखबार में क्या लिखेगा आप पढ़ लीजिएगा। मैं तो रोज पढ़ता हूँ ना, कल जरूर पढ़ लीजिएगा कितना कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया है। अरे जितना हम अखबार पढ़ते हैं उससे सर नहीं, लेकिन ये सीरियस बात है सर। देखिए, कोई भी राजनीतिक इस पर कोई भी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सीरियस बात है क्योंकि हम देख रहे हैं, आपने शायद पढ़ा भी होगा, दोनों से ही मैं ये बात बोल रही हूँ कि जिस तरह से अभी 2-3 दिनों की अगर हम बात करें तो केस बढ़ रहे हैं, और आपको भी पता है कि कोरोना का एक केस बढ़ना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और मध्य प्रदेश की हम बात करें, राजधानी भोपाल की ही हम बात करें, तो केसेस दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ये केस दर्ज भी हुए हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। लेकिन योगेश जी, देखा गया है कि उपचुनाव में अमूमन सत्ता पक्ष के पक्ष में ही जो परिणाम है, जो नतीजे हैं वो आते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, इस बार ऐसा क्या बदलाव हुआ है कि अब जनता आपको चुनेगी? देखिए, बदलाव आपको स्वयं, आप एक बुद्धिजीवी हैं, आप पत्रकार हैं, आप स्वयं समाज की स्थिति को महसूस कर रहे हैं। आप यदि देश की तरफ देखेंगे तो भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, इसके कारण आम आदमी बिल्कुल, जिसको मयस्सर नहीं, 2 रोटी का उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आप उसको जान लें, मध्य प्रदेश में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। यहाँ पर अराजकता है, यहाँ पर बेरोजगारी है, यहाँ कोई विजन नहीं है, सरकार चल नहीं पा रही है, प्रजातांत्रिक प्रणालियों की हत्या हो रही है, विधानसभा चला नहीं पा रहे हैं, और जनता इन सबको देख रही। कानून व्यवस्था सब चौपट है मध्य प्रदेश में, और ये परिणाम बता देंगे। हमारा कोई दम्भ नहीं है, हम ये वाणी सिर्फ कांग्रेस की वाणी नहीं, जन जन की वाणी है। आप चारों तरफ जाकर देखेंगे तो जनता त्राही त्राही कर रही है। अब ये काल्पनिक बातें करके आंख पर पट्टी बांध कर बैठे रहे तो बैठे रहे, अच्छा है, गालिब ख्याल अच्छा है मन को खुश करने के लिए। अभी ये मन को खुश करने के ख्याल करते हैं कि साहब, क्योंकि दम्भ है ना व्यक्ति में, जब व्यक्ति में दम्भ होता है तो वो कुछ भी जो मन चाहे वो बोलते रहते हैं जिस तरीके से। तो ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम बता देंगे कि कौन क्या रहेगा। और विधानसभा के बाद 2023 भी अब दूर नहीं रह गया। पहले आपने सत्ता खरीद के हथियार ली थी, अब हम फिर चुनकर आएंगे, अब प्रजातांत्रिक प्रणाली से फिर हम जीत कर बताएंगे। पहले भी आप हारे हैं 2018 में, 2023 में भी आप हारेंगे। हम आपकी जीत ही नहीं मानते 2018 की, तो खरीद फरोख्त मांगते हैं भारतीय जनता पार्टी। गुरुराज जी, जवाब दीजिए। मैं क्या जवाब दूं? ये सब बातें कर करके तो ये उपचुनाव में भी गए थे, जो 22 सीटों पर हुए थे, उसमें भी जनता ने इनको जो था वो इनके मुंह पे काली पोत दी, और कमलनाथ जी को बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया पूरी तरह से। इन्होंने ये भी कहा था कि ये ट्वीट प्रिजर्व करके रखना, 15 अगस्त तक झंडा कमलनाथ जी फैलाएंगे। ये सब बातें करते हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं होता, क्योंकि जनता ने इनको धिक्कार दिया है, लानत पड़ दी है, लानत मलानत कर दी है इनके ऊपर। ये तो क्या हुआ था कि इसके जो पिछला चुनाव भी था ना, उसमें झूठ बोल बोल के, झूठे वादे करके जनता को मूर्ख बनाकर ये आ गए थे। उसके बाद जब मौका मिला जनता को, जनता ने ऐसी लात लगाई कि कमलनाथ जी सूझ गए हैं पॉलिटिकली।
योगेश जी जल्दी से एक लास्ट कमेंट। पॉलिटिकली। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा था कि गुलरेज भाई को शब्दावली का प्रयोग जरा तरीके से एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के प्रति आपके जो भाव होना चाहिए, वो जनता की एक मान्यता है। आज वो पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता है और प्रदेश कांग्रेस के मैंने जवाबदार पॉलिटिकली नेता बोला हैं। सर। ठीक है, आपकी जैसी भावना है, लेकिन हम आशान्वित क्या है, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस को बेहतर सफलताएं प्राप्त होंगी, नतीजे देंगे और ये चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, साथ साथ जनता भी लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक ये तो व्यवस्था आपने के विरुद्ध 22 एक सीटों पर प्रहार भी कहा था। होगा। एक प्रहार होगा। ठीक है, ये तो देखने वाली बात ही होगी सर कि किसको आशीर्वाद मिलेगा जनता का और जनता किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगी और किसके साथ खड़ी होगी। वाकई देखने वाली बात होगी कि चुनाव में आप लोग जितना जोर शोर लगा रहे हैं, जनता को किसका प्रयास और जनता को किसके मुद्दे समझ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो आपको बता दें कि चुनावी तैयारी शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कौन किस पर भारी होता है, किसको जनता का आशीर्वाद और साथ मिलता है और किसके हाथ सिर पर मायूसी लगती है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।